everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the weekly Polity Current Affairs series of CBL, जिसमें आज हम लोग करेंगे पॉलिटी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स विच आर फ्रॉम 30th of July to 5th of August। तो जितने भी इसमें चीज़ें आई हैं रिगार्डिंग दी पॉलिटी, चाहे वो कोई मेंस पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ पढ़नी हो या फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फैक्ट आपको याद रखना है, कौन सा जाने देना है, तो ये सारी जो चीज़ें होंगी वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो तो फिर हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक्स के साथ में कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट सेड गवर्नर्स पावर टू पार्डन ओवरराइड्स सेक्शन 433A। आपने इसमें काम की चीज़ है कि भाई व्हाट इज सेक्शन 433A ऑफ CRPC, ये बेसिकली क्या है और ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट में है विद द पार्डनिंग पावर ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। रिसेंटली अभी हरियाणा की गवर्नमेंट की पार्डनिंग पॉलिसीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करा है, तो हम देखेंगे कि हमारे लिए इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें निकल कर आएंगी। नेक्स्ट हम करेंगे नीट्स ऑल इंडिया कोटा स्कीम। बेसिकली ऑल इंडिया कोटा स्कीम है, इसके अंदर पहले सिर्फ और सिर्फ SC एंड STs को रिजर्वेशन मिला हुआ था अंडर दिस नीट कोर्स, नीट का जो एग्ज़ाम है उसके अंडर, लेकिन अभी इसको OBCs के लिए भी ओपन कर दिया गया है और EWS के लिए भी 10% रिजर्वेशन एंड OBC के लिए 27% रिजर्वेशन को ओपन कर दिया गया है। हमारे काम की चीज़ इसमें ये होगी कि नीट बेसिकली क्या है और ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस तरीके से इवॉल्व हुई है, चाहे वो OBCs के रिगार्डिंग हो चाहे वो EWS के रिगार्डिंग हो, खास करके इन दी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के अंडर। तो ये हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट जजमेंट। इस जजमेंट में बेसिकली ड्यूरिंग द हेयरिंग ऑफ वाइट कॉलर क्राइम के रिगार्डिंग, तो ये देखेंगे कि भाई बेसिकली होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर किसी को आपने रखना है विद इन दी प्रिवेंटिव डिटेंशन, जबकि उसने कोई अभी तक क्राइम नहीं किया है, फिर भी आप उस पर नज़र रखना चाहते हैं, आप उसको बंदी बना कर रख रहे हैं, तो कम से कम आपके पास ये सबूत तो होने चाहिए कि अगर हमने इस पर्सन को बाहर छोड़ दिया तो ही और शी कैन बी अ थ्रेट टू दी पब्लिक ऑर्डर। तो सिर्फ वही एक क्राइटेरिया है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जिसके अंदर आप किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं, अदरवाइज और कोई भी चीज़ होगी उसको आप नॉर्मल लॉज के विदिन लेकर आएंगे। तो बेसिकली किसकी रिगार्डिंग थी ये और इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो तो ये 3 टॉपिक्स करेंगे आज टोटल। फर्स्ट हम करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नर्स पावर टू पार्डन ओवरराइड्स सेक्शन 433A सुप्रीम कोर्ट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो गवर्नर की पावर है टू पार्डन इट ओवरराइड्स, मतलब सेक्शन 433A में जो लिखा है उससे बढ़कर है गवर्नर की पार्डनिंग पावर। एक तो इसने चीज़ ये बोली, साथ में एक और जजमेंट आई थी जनवरी में 2021 में, जिसने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट द स्टेट्स रिकमेंडेशंस बट देयर इज नो टाइम प्रिस्क्राइब्ड टू टेक अ डिसीजन। जो किसी भी गवर्नर की पार्डनिंग पावर है इट इज़ द एग्जीक्यूटिव पावर और वो पावर एक्सरसाइज करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नर को बोला है कि इस पर्सन की आप लाइफ सेंटेंस को पार्डन कर दो या फिर उसको कम्यूट कर दो, तो फिर वो चीज़ गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन जनवरी 2021। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई व्हाट इज सेक्शन 433A ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये जो सेक्शन है सेक्शन 433A, ये कहता है कि भाई अगर किसी भी पर्सन को उसने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए उसको डेथ सेंटेंस मिल सकती थी बट उसको डेथ सेंटेंस नहीं प्रोवाइड की गई, उसको हम लोगों ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए एलिजिबल माना,
उसको हमने सारी ज़िंदगी जेल में रखने की सोची, बट हमने उसको डेथ सेंटेंस नहीं प्रोवाइड करी। और या फिर उसको किसी और क्राइम के लिए, कोई भी एक ऐसे क्राइम के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइफ सेंटेंस ही उसको मिली है। दो चीज़ें हैं ना कि भाई एक तो आपको कोई लाइफ सेंटेंस मिली हो, दूसरा कि भाई आपको पहले डेथ सेंटेंस मिली हो बट उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया हो इन दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दोनों ही केसेस में अगर आपने अपनी सज़ा 14 ईयर्स तक नहीं काटी है तो आपको रिलीज़ नहीं किया जा सकता। ये लिखा है सेक्शन 433A में कि अगर आपको लाइफ सेंटेंस मिली है या फिर पहले डेथ सेंटेंस थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया था लाइफ सेंटेंस में, तो आपको 14 ईयर्स की सज़ा काटने से पहले कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं कर सकती, मतलब गवर्नर रिलीज़ नहीं कर सकता। एक ही चीज़ है, देखेंगे अभी कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर हम एक ही तरीके से क्यों इनको रेफरेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता था सेक्शन 433A। अब जो नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसने बोला कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर इवन बिफोर दे हैव सर्व्ड अ मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ प्रिजन सेंटेंस। 433A में लिखा था कि भाई अगर उसने 14 ईयर्स की सज़ा नहीं काटी है तब उसको गवर्नर रिलीज़ नहीं कर सकता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई वो कर सकता है। तो इसीलिए 433A में जो लिखा था उसके चलते गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू दैट सेक्शन। और इसने क्या बोला, द गवर्नर्स पावर टू पार्डन ओवरराइड्स अ प्रोविजन इन द CRPC सेक्शन 433A which mandates that a prisoner's sentence can be remitted only after 14 years of jail। वही जो हमने पहले डिस्कस किया उसको बस अच्छी सी एक लाइन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 433A कैन नॉट एंड डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कन्फर्ड ऑन प्रेसिडेंट या गवर्नर की पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 फॉर द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल्स 161 फॉर द गवर्नर। तो 433A ऑफ CRPC में क्या लिखा है, इसकी वजह से गवर्नर या प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है टू पार्डन एनी प्रिजनर, उसको कोई धक्का नहीं पहुंचना चाहिए, दैट इज मोर ओवर पावर्ड। तो यही बेसिकली क्रक्स है पूरी जजमेंट का कि क्या 433A में लिखा था और क्या आपका इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद चेंज होगा। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनकी पार्डनिंग पॉलिसीज अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी में ही एक चीज़ कॉमन हो गई है कि अगर 433A का कोई यूज़ होता है, उसको अगर वायलेट करना भी है ड्यूरिंग दी पार्डनिंग पावर का यूज़ करते हुए, तो आप उसको वायलेट कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये है क्रक्स बेसिकली इस करंट अफेयर का। चलो अगर हम देखें कि और अदर पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स क्या हैं, when a governor exercises his pardoning powers under article 161। First है, the court noted that the sovereign power of a governor to pardon a prisoner under article 161 is actually exercised by the state government and not the governor on his own। यही बात है कि भाई पार्डनिंग पावर बेसिकली है तो गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161, लेकिन जैसा उसको स्टेट गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही उसको करना पड़ेगा। लेकिन वो करने के लिए टाइम पीरियड क्या है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था इवन आफ्टर इन दी जजमेंट ऑफ जनवरी 2021। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, द एडवाइस ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाइंड्स द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब गवर्नर। इट इज द बाइंडिंग रिकमेंडेशंस ऑन गवर्नर। तो इस पर क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है, एक स्टेटमेंट आ जाएगी कि जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की वो सिर्फ अपनी डिस्क्रिशन पर एक्सरसाइज करता है, तो वो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, उसकी डिस्क्रिशन नहीं है बल्कि इट इज बाइंडिंग ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। और क्या लिखा है कि भाई ऑर्डर ऑफ कम्यूटेशन में द एक्शन ऑफ कम्यूटेशन एंड रिलीज can thus be pursuant to a governmental decision and the order may be issued even without the governor's approval। स्टेट गवर्नमेंट खुद भी किसी भी सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है
और उसके लिए गवर्नर की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बट ड्यू टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल कर्टेसी अंडर द रूल ऑफ बिजनेसेस, ये बेसिकली अप्रूवल ले लेते हैं गवर्नर का, बट इन इफेक्ट इनको कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए होता, बिकॉज दे हैव द पावर। And also the state government can frame a policy of grant of remissions either under section 432 of the CRPC or under article 161 of the constitution। तो जो आर्टिकल 161 है वो सिर्फ ये नहीं बोल सकते आप कि इसमें गवर्नर की ही पार्डनिंग पावर की बात की गई है, इसमें यह भी बोला गया है कि भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्रिजनर की जो पूरी जो सेंटेंस है उसको ये रेमिट भी कर सकती है, और ये कर सकती है या तो अंडर आर्टिकल 161 या फिर अंडर सेक्शन 432 ऑफ CRPC। And if a prisoner has undergone more than 14 years of actual imprisonment, the state government is competent to pass an order of premature release। हर चीज में एक ही लाइन क्रक्स निकल कर आ रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी प्रिजनर को या तो प्री मेच्योरली रिलीज कर दे या ना करे, तो ये उसके पास पावर है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें गवर्नर की और स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं उनके बारे में कुछ न कुछ नई लाइट्स मारी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो नई चीज़ें हैं उनके तहत ही आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो UPSC प्रीलिम्स हो चाहे वो और कोई स्टेट एग्जाम्स हो, उसके अनुसार ही आप उस पर टिक करेंगे। क्लियर है? चलो बाकी अगर हम देखें कि आर्टिकल 161 यही कहता है कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद इन दी स्टेट लॉज। जैसे आपका आर्टिकल 72 है रिगार्डिंग दी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वैसे ही आपका आर्टिकल 161 है जिसमें गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी प्रिजनर की जो सेंटेंस है उसको कम कर दे, उसको पार्डन कर दे, उसको छोड़ ही दे बिल्कुल ही, या फिर उसकी सेंटेंस का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा चेंज कर दे कि भाई पहले उसको रिग्रेस पनिशमेंट मिल रही थी, अब उसको थोड़ी सी नॉन रिग्रेस पनिशमेंट मिले। तो वो सारी जो चीज़ें हैं दैट कैन गवर्नर डू। ठीक है, तो 161 में क्या लिखा है ये आप थोड़ा सा जो अपनी पॉलिटी की बुक है उसमें से भी एक बार नज़र मार लेना। तो हल्का सा स्टैटिक पार्ट है ये आप देख लेना खुद से एक बार। चलो अगर हम नॉर्मली प्रेसिडेंट की या फिर गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स को हल्का सा कंपेयर करें तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये हमें देखना है। अगर हम देखें द स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज वाइडर देन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, कि भाई प्रेसिडेंट के पास अगर पार्डनिंग पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 72 तो वो ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू दी अंडर आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। सजा को माफ़ ही कर देना, पार्डन ही कर देना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपका एक तो कोर्ट मार्शल्स के अंडर और एक है डेथ सेंटेंस के अंडर। कोर्ट मार्शल के बारे में ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है to grant pardon extends in the cases where the punishment is by a court martial। अगर किसी मिलिट्री कोर्ट ने किसी भी पर्सन को सज़ा दी है तो फिर प्रेसिडेंट को ये हक है कि भाई वो सज़ा को भी ये पार्डन कर सके, लेकिन कोर्ट मार्शल्स के द्वारा दी गई सज़ा को गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन नॉट पार्डन। तो इसमें क्या हो जाता है हल्का सा कि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू गवर्नर। और जो सेकंड फील्ड है वो है आपका डेथ सेंटेंसेस, कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो मौत की जो सज़ाएं हैं, कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंसेस हैं, उन सबको भी पार्डन कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को माफ़ करने का, पार्डन करने का जो हक है, जो पावर है, वो गवर्नर ऑफ अ स्टेट के पास नहीं है। It says that the president can grant pardon in all cases where the sentence given is the sentence of death, but the pardoning power of the governor does not extend to death sentences cases। तो ये हल्का सा डिफरेंस है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर
कि भाई उसके पास कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई सज़ा को भी माफ़ करने का हक है, जो मौत की सज़ा है उसको भी माफ़ करने का हक है, और दोनों ही चीज़ों में गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। तो हल्का सा आपने ना इसको स्टैटिक से लिंक करके देखना है कि भाई किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैटिक में हल्का सा भी लिंक आप बनाएं तो इसमें पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कि भाई आर्टिकल 72 क्या है, आर्टिकल 161 में क्या लिखा है, मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है कि कौन सा किसके लिए एप्लीकेबल है, रीसेंट जो जजमेंट है वो किस तरीके से गवर्नर के रोल को और ज़्यादा कमज़ोर कर देगी। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये आप इसमें से एक तरीके से पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि इस डिसीजन के बाद, इस जजमेंट के बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द गवर्नर्स पार्डनिंग पावर एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। चाहे वो बाइंडिंग वाला कंसेप्ट हो, चाहे वो 433A वाला कंसेप्ट हो, तो हल्का से इस तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट करेंगे नीट्स ऑल इंडिया कोटा। इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी है कि व्हाट इज द नीट और ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम क्या है। दो चीज़ें देखनी है, उसके बाद देखेंगे कि भाई ये चीज़, ये जो न्यूज़ है ये क्या कहती है। अगर हम देखें कि ये बेसिकली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया था कि जो रिजर्वेशन पहले SC और STs को दी गई है अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम, उसमें रिजर्वेशन मिलेगा OBCs को भी विद 27% एंड EWS को भी विद 10%। सभी में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के कॉलेजेस हों, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट के मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस हों, है ना। खास करके हम बात कर रहे हैं इसमें स्टेट लेवल की, स्टेट मेडिकल एंड स्टेट डेंटल कॉलेजेस। चलो ये तो न्यूज़ में है, बट ये न्यूज़ समझ में तब आएगी व्हेन यू विल नो अबाउट द नीट एंड AIQS। चलो पहले हम देखेंगे नीट के बारे में। नीट क्या है? इट इज़ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, किसके लिए एंट्रेंस है? फॉर द कॉलेजेस। कॉलेजेस भी कौन से? आपके मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस, चाहे वो इन स्टेट्स हो चाहे वो इन सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हो, इन सभी के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसमें जो रैंक आता है उसके हिसाब से आपको कोई भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज अलॉट किया जाता है। क्लियर है इतना? चलो तो ये है आपका नीट के बारे में। अगर हम 2016 की बात करें, 2016 से पहले क्या होता था? AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जो कि होता था फॉर द नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल कॉलेजेस। और इसके साथ ही AIPMT के साथ साथ ही जो आपका और अदर स्टेट्स हैं, जो उनमें स्टेट मेडिकल या स्टेट डेंटल कॉलेजेस हैं, वो भी अपने अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते थे फॉर दी एडमिशन्स। लेकिन नीट के आने के बाद AIPMT और अलग अलग स्टेट के जो एग्ज़ाम्स थे उन सब को स्क्रैप कर दिया गया और अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा नीट, चाहे आपको एडमिशन किसी भी स्टेट कॉलेज में लेना हो या फिर किसी भी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लेना हो। इतना क्लियर है हमें? अगर हम इसकी कहानी की बात शुरू करें तो 2013 में पहली बार नीट का एग्ज़ाम करवाया गया था, लेकिन क्योंकि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस पर एतराज़ जताया था तो 2 साल के लिए इसको बंद कर दिया गया था कि भाई थोड़ा सा मामला सभी गवर्नमेंट्स के साथ बैठकर सुलझाएंगे कि क्या नई चीज़ लेकर आनी है, जिससे कि ना तो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने वालों की एफिशिएंसी कम हो और ना ही किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स में कमी आए। तो दोनों चीज़ें सॉल्व करने के लिए फिर इन लोगों ने आपस में बातचीत वगैरह की कि भाई ऐसे करो ऐसे नहीं करो, और लास्ट में नीट को इन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया 2016 में। क्या तो अब AIPMT वगैरह स्टेट के खुद के एग्जाम्स अब नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, दैट इज कॉल्ड नीट। तो ये तो है नीट की हल्की सी कहानी कि भाई नीट बेसिकली एग्जाम कौन सा है। अगर हम नीट की बात करें तो इट इज़ कंडक्टेड बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
पहले सीबीएसई करवाता था इसे, बट 2018 के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। चलो अगर हम देखें कि भाई इन 2016 में वही कि भाई जब नीट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में एक सेक्शन ऐड किया था, सेक्शन 10D ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में, जिसके तहत उन्होंने बोला कि देयर वुड बी अ यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू ऑल मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन हिंदी, इंग्लिश एंड वेरियस अदर लैंग्वेजेस। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 10D सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था अंडर दिस इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, बट क्योंकि इसको सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं माना तो ये केस काफ़ी चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये बोल दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये इंसर्ट किया था दिस सेक्शन रिगार्डिंग दिस यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज लीगली वेरी करेक्ट। तो इसको सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना चाहिए। तो अल्टीमेटली 2016 के बाद से हमारे देश में नीट का जो एग्ज़ाम है फॉर वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस के लिए कंडक्ट करवाया जाता है बाय NTA। चलो तो ये हमें क्लियर है कि भाई नीट बेसिकली क्या है और ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ। चलो अगर हम देखें ऑल इंडिया कोटा स्कीम, ऑल इंडिया कोटा स्कीम क्या है बेसिकली कि भाई 1986 में, अच्छा AI कोटा स्कीम से पहले देखते हैं कि भाई जो OBC का कोटा है वो किस तरीके से बढ़ा है, या फिर EWS का जो कोटा है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। चलो पहले ही देख लेते हैं OBC का कोटा। अगर हम OBC कोटा की बात करें तो ये इंडिया में आया था आफ्टर द मंडल कमीशन, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसके आधार पर, जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नमेंट ने 1990 अगस्त में 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था फॉर SEBCs, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और खास करके इन दी वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज दैट आर टू बी फिल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये है बेसिकली जॉब्स में डेटा कि भाई जॉब्स में भी हमें OBCs को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है, अलॉन्ग विद दी SC 15% एंड STs 7.5%। तो ये जॉब्स के लिए था, लेकिन इस चीज़ को चैलेंज किया गया इन दी सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 1992 में ये कहा कि भाई हाँ, आपने जो भी ये SEBCs रिकॉग्नाइज करी हैं आप इनको रिजर्वेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, इन सभी क्लासेस में आपको क्रीमी लेयर का ध्यान रखना है, जो कि हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल में कि क्रीमी लेयर क्या है। अगर कोई एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने वाले कई सारे लोग हैं, अगर उनमें से कई लोगों की जो इनकम है काफ़ी अच्छी है, तो वो किस में है, वो क्रीमी लेयर में है कि भाई वो उनके पास इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, उनके बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जो आपके नॉन क्रीमी लेयर में हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई कौन क्रीमी लेयर में आता है और कौन नॉन क्रीमी लेयर में आता है। तो अगर हम प्रेजेंटली की बात करें, अभी क्रीमी लेयर के जो क्राइटेरियाज हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया है इसका, इनकम शुड बी बियॉन्ड 8 लाख, कि अगर आपके मदर या फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और उनकी हर साल की इनकम मोर देन 8 लाख है, तो फिर आप आते हैं OBCs की क्रीमी लेयर में और आपको कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर दोज नॉट इन गवर्नमेंट द करंट थ्रेशोल्ड इज एन इनकम ऑफ ₹8 लाख पर ईयर। और ये जो इनकम का थ्रेशोल्ड है कि वो 8 लाख होगा, 11 लाख होगा या फिर आपका 15 लाख होगा, ये डिसाइड किया जाता है हर 3 साल बाद। इट इज़ टू बी रेज्ड एवरी 3 ईयर्स। अगर आपने हल्का सा न्यूज़पेपर और पढ़ा हो तो इसमें आपको देखने को मिला होगा कि सरकार अभी इस लिमिट को बढ़ाना चाह रही है
इट वॉन्ट्स टू इंक्रीज दिस लिमिट बाय 12 लाख, बाय 12 लाख नहीं, टू 12 लाख। तो इस पर भी काफ़ी अभी बहस चल रही है। जब ये अगर हो जाएगी चीज़ इम्प्लीमेंट तो आप ध्यान रख लेना, यहाँ पर 8 लाख को कट करके आप 12 लाख लिख लेंगे। क्लियर है? बट हल्का सा ये जो प्रोविजन है अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि इट वॉज लास्ट रिवाइज इन 2017। 2017 से ही जो इनकम है वो 8 लाख पर ईयर है, पहले ये 6 लाख हुआ करती थी। अगर हम उससे पहले की बात करें, अगर हम 1992 की बात करें तो उस टाइम पर ये 1 लाख हुआ करती थी 1992 में। तो ये हर बार रिवाइज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन दी डेवलपमेंट ऑफ दैट क्लास। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है रैंक ऑफ पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर जो थ्रेशोल्ड है वो आपके पेरेंट्स की इनकम पर नहीं होगा, बल्कि पेरेंट्स के रैंक के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आओगे या फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी फॉल विद इन द क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर के अंदर आएगा अगर उसका एक पेरेंट या फिर दोनों ही पेरेंट्स इज इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब है अगर आप फाइनेंस कमीशन के हेड हैं, आप NCSC के हेड हैं, या फिर ऐसी कोई पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आप इन पोस्ट पर अपॉइंटेड हैं, है ना, तो आपके जो बच्चे होंगे उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला क्राइटेरिया ये है। और या फिर आइदर पेरेंट, दोनों में से कोई भी पेरेंट डायरेक्टली रिक्रूटेड है इन ग्रुप ए सर्विसेज, और इफ बोथ पेरेंट्स आर इन ग्रुप बी सर्विसेज, दोनों में से अगर एक ग्रुप ए में है तो भी आप क्रीमी लेयर में आओगे, और अगर दोनों ही आपके ग्रुप बी में है तो भी आप क्रीमी लेयर में आओगे। और दोनों ही ग्रुप ए में है तो ऑब्वियसली आप दोनों ही अगर ग्रुप ए में हैं तो ऑब्वियसली आप क्रीमी लेयर में ही आएंगे। और अगर आपके पेरेंट्स दोनों या फिर कोई एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है तब भी आप क्रीमी लेयर के अंडर ही कंसिडर किए जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इफ द पेरेंट्स एंटर ग्रुप ए थ्रू प्रमोशंस बिफोर द एज ऑफ 40, देयर चिल्ड्रन विल बी इन द क्रीमी लेयर। अगर आप स्टार्टिंग से ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं थी ग्रुप ए सर्विसेज में और आप प्रमोशन के थ्रू गए हैं ग्रुप ए सर्विसेज में, तो अगर आप लेस देन 40 ईयर्स के हैं तब भी आपके बच्चों को जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यू आर कंसिडर्ड इन द क्रीमी लेयर ऑफ OBC। एंड लास्ट है आपका कि अगर हम आर्मी की बात करें तो उसमें चिल्ड्रन ऑफ कर्नल और हायर रैंक ऑफिसर्स इन द आर्मी एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सिमिलर रैंक्स इन नेवी एंड एयरफोर्स टू कम अंडर द क्रीमी लेयर। अगर आपके पेरेंट्स या फिर एक पेरेंट आर्मी में या तो कर्नल लेवल पर हैं या फिर उससे बड़े लेवल पर हैं, तब भी आप किसके अंडर आएंगे? क्रीमी लेयर के अंडर आएंगे। इसका मतलब आपको OBC का जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो क्या क्राइटेरियाज है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर क्या हल्के हल्के क्राइटेरियाज हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्री में आ सकते हैं कि भाई बताओ व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर दोज चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर इन दी गवर्नमेंट सर्विसेज, चाहे वो ग्रुप ए हो चाहे वो ग्रुप बी हो। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब वो काफ़ी फैक्चुअल से चीज़ें बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पर जा चुका है। तो आप इस तरीके से इनको भी ध्यान में रख लेना ताकि क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो, है ना। तो ये है आपका OBC कोटा के बारे में। अगर हम बात करें कि EWS का आपको पता ही है कि भाई रिसेंटली अभी आफ्टर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सभी जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% की रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी गई है। एक तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। साथ में अगर हम अब बात करें ऑल इंडिया कोटा स्कीम की, ऑल इंडिया कोटा स्कीम बेसिकली क्या है कि भाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्टेट टू एस्पायर टू स्टडी इन अ मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन अनदर स्टेट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं,
आपने जो आपकी +1 और +2 है ये करी है बिहार से, लेकिन आप आंध्र प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपका डोमिसाइल कहाँ का है? आप रहने वाले तो बिहार के हैं, डोमिसाइल आपके पास बिहार का ही होगा, लेकिन आपको स्टेट मेडिकल कॉलेज है आंध्र प्रदेश में, जो स्टेट गवर्नमेंट ही गवर्न करती है, सारे पैसे वही देती है, रेगुलेट भी वही करती है, और आपको यहाँ पर जाना है। तो एक ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज जो कि स्टेट द्वारा गवर्नड है, स्टेट द्वारा फाइनेंस्ड है, आप वहाँ जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? 1986 से पहले आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते थे, जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू बिहार एरिया, नॉट टू आंध्र प्रदेश एरिया। बट 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई किसी भी बच्चे की जो जगह है उसके हिसाब से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अगर वो चाहता है आंध्र प्रदेश में आके पढ़ना तो आंध्र प्रदेश में आकर पढ़ेगा, अगर वो चाहता है राजस्थान जाकर पढ़ना, भले ही वो बिहार में रह रहा हो काफ़ी टाइम से, तो राजस्थान भी वो जा सकता है, उसके पास डोमिसाइल अगर बिहार का भी है तो। क्लियर है? तो ये है आपका ऑल इंडिया कोटा स्कीम, जिसके अंडर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें 15% जो सीट्स थी इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और जो 50% सीट्स थी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में, पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन्स में, उनको रिजर्व कर दिया गया कि भाई इनके अलावा जो भी है रिमेनिंग चंक ऑफ द सीट्स इन स्टेट मेडिकल कॉलेजेस इज रिजर्व्ड फॉर द स्टूडेंट्स डोमिसाइल्ड इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। कि एक कॉलेज में अगर वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है और टोटल उसमें 100 सीट्स हैं, तो जो 85 सीट्स होंगी वो तो किसके लिए हैं? आंध्र प्रदेश वालों के लिए, अगर हम इस एग्जांपल के तौर पे चलें तो। और जो बाकी 15 सीट्स हैं ये किसी भी स्टूडेंट के द्वारा फिल की जा सकती हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो कर्नाटका से हो, चाहे वो हरियाणा से क्यों ना हो। तो ये था आपका रिजर्वेशन अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम कि आपका डोमिसाइल डिसाइड नहीं करेगा कि आप कौन से स्टेट मेडिकल या स्टेट डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके पास यहाँ पर रिजर्वेशन है। लेकिन ये जो 15% सीट्स हैं, मान लो ये 15 सीट्स हैं, इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं था कि भाई 15 में से जो 4 है वो SC को मिलेंगी, 5 ST को मिलेंगी, 2 OBCs को मिलेंगी, ऐसा कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं था स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो रिजर्वेशन है ऑफ 15% फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी AIQ ऑल इंडिया कोटा स्कीम। कि अगर टोटल 15 सीट्स हैं तो उसका 15% जो है अराउंड 3 सीट्स शुड बी रिजर्व्ड अंडर कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट, एंड जो बाकी है कोई भी जो नॉर्मल सीट्स हैं, एक या सीट है वो है रिजर्व्ड आपकी ST के लिए, हाइपोथेटिकली। मतलब पहले ऑल इंडिया कोटा स्कीम में कोई रिजर्वेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ SC STs के लिए 2007 में इस चीज को लेकर आया गया। अभी भी OBC और EWS इसके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम। पहली चीज ये। अब ये हुआ है कि भाई अब आफ्टर दिस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, अब नीट का जो भी स्कोर होगा उसमें ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंडर OBC वालों को भी रिजर्वेशन मिलेगा 27% और EWS वालों को भी रिजर्वेशन मिलेगा ऑफ 10%। तो ये बेसिकली नई डेवलपमेंट है जिसको समझने से पहले आपको नीट का समझ आना चाहिए था और साथ में आपको ऑल इंडिया कोटा स्कीम भी समझ में आनी चाहिए थी। आई होप ये क्लियर होगा। अगर हम देखें अंटिल 2007 नो रिजर्वेशन वाज इम्प्लीमेंटेड विद इन दी ऑल इंडिया कोटा फॉर मेडिकल एडमिशंस। उससे पहले नहीं थे। 2007 में SC STs के लिए आए, 2021 में OBC और EWS के लिए आए। बाकी जो बची सीट्स हैं वो किसके लिए होंगी? जनरल के लिए होंगी। तो ये है बेसिकली हल्का सा इसका स्टैटिक बैकग्राउंड कि किस तरीके से काम करना था। इसमें भी लिखा हुआ है कि भाई व्हेन दी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन 2007 प्रोवाइडिंग फॉर यूनिफॉर्म 27% reservation to the OBCs. The scheme was implemented in the all central educational institutions
but this was not extended to all India quota seats of state medical and dental colleges. 2007 में OBCs के रिजर्वेशन दे दिया गया था 27%, बट वो विद इन ऑल इंडिया कोटा नहीं था, वो जनरली सभी टोटल सीट्स के अंदर 27% रिजर्वेशन दिया गया था OBCs को। इसीलिए काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भाई हम किसी और स्टेट से आते हैं और हम SC ST से बिलोंग करते हैं, हम OBC से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए रिजर्वेशन इस स्कीम के अंडर भी होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे हल्का सा कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो ये चीज़ें दिमाग में अगर रहेंगी तो आपको ये पता होगा कि रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग दी मेडिकल कॉलेजेस की हिस्ट्री। अगर आप नॉर्मल इसे पढ़ना चाहें तो ये बेसिकली क्रक्स है पूरे हमारे टॉपिक का कि किस तरीके से नीट के एग्ज़ाम में या फिर जो आपका मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें रिजर्वेशन के लिए किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है ना। बाकी तो इसमें काफ़ी सारी जो एडिटोरियल्स हैं वो भी लिखे गए हैं कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पॉजिटिव्स बताए जा रहे हैं कि भाई अब कई सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो कि OBC से बिलोंग करते थे, EWS से बिलोंग करते थे, अब उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम, जिसके तहत कई सारे बच्चों को उनकी मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो काफ़ी बेनिफिट होगा काफ़ी बच्चों को जो किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी और स्टेट में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दीज आर सम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये है हमारा सेकेंड टॉपिक। थर्ड हम करेंगे आज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट जजमेंट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दी वाइट कॉलर क्राइम्स इनको सुन रहा था और इसके तहत ही इन्होंने अपना डिसीजन प्रोवाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्रक्स अगर हम निकालें तो ये बोला है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कैन ओनली बी पास्ड इफ द डेटेन्यू, जिसको डिटेन किया जा रहा है, इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट्स द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर उसको बाहर ही रहने दिया तो वो पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसे अजम्पशन सिर्फ आप लगा रहे हैं, ट्रू नहीं हो, तो फिर आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखेंगे, आप पहले उसको थोड़ा सा मौका भी देंगे। तो एक क्राइटेरिया चूज कर लिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, अफेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है तो ही आप किसी को भी अंडर दिस डिटेंशन रखेंगे, अदरवाइज नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गिव डायरेक्शंस टू गवर्नमेंट्स एंड टू अदर कोर्ट्स फॉर डीलिंग विद डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। और कई सारी गाइडलाइंस इशू करी फॉर द गवर्नमेंट्स, फॉर द अदर हाई कोर्ट्स, फॉर द अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कि अगर आप किसी केस को सुने, जब आपके पास कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस आया है, तो आपको ये देखना है पहले कि भाई क्या इस केस को विदाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन भी सॉल्व किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था। तो हल्की सी गाइडलाइंस हम देखेंगे अभी डिटेल में। चलो अगर हम देखें प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो है आपका अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये कहता है कि भाई इसमें दो पार्ट्स हैं। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स उसको फॉलो करने हैं बाय पुलिस, बाय गवर्नमेंट एंड बाय कोर्ट। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि किसी भी पर्सन को ये अधिकार है कि भाई वो विदाउट एनी डूइंग, मतलब कुछ भी किए बिना उसको आप डिटेन नहीं कर सकते, और अगर आपको करना है उसको बिना कुछ किए हुए गिरफ्तार, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ठोस सबूत होने चाहिए। तो आर्टिकल 22 में दो चीज़ें हैं कि भाई डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव है बेसिकली कि भाई आपने कोई क्राइम कर दिया है और उसके बाद जो पुलिस है आपके घर आ रही है, आपको गिरफ्तार कर रही है, आपके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है और आपको विदिन 24 आवर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी पेश कर रही है, कोर्ट में भी लेकर जा रही है विदिन 24 आवर्स। और जब तक मजिस्ट्रेट नहीं कह देता कि भाई आगे इसको डिटेन करके रखो, इससे चीज़ें उगलवाओ या इससे पूछताछ करो,
तब तक आप किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसमें अ पर्सन हैज टू बी पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम, कि कमिट कर दिया है, उसके बाद डिटेंशन मिल रही है, उसके बाद ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर। बट ऑन द अदर हैंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, इट मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, कि ना उस पर ट्रायल चला गया है, कोई कोर्ट ने कन्विक्शन भी नहीं बोली है, फिर भी आपने उसको डिटेन किया हुआ है, तो दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ये बेसिकली किया जाता है टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द एरिया, कि भाई आप पर हमें शक है कि अगर आप बाहर रहेंगे तो यू विल बी ए थ्रेट फॉर द पब्लिक ऑर्डर, इसीलिए फ्यूचर का सोचते हुए हम आपको अभी ही नज़रबंद कर रहे हैं। या तो यू कैन बी ऑन हाउस अरेस्ट, है ना, डिटेंशन का बेसिक मतलब तो यही होता है इसमें कि हाउस अरेस्ट पे आपको रखा गया, कि आपने घर से बाहर नहीं जा सकते। तो चीज़ों को थोड़ा सा स्मूदीफाई करने के लिए ये लॉ यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें दी राइट्स गिवन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि कौन कौन से राइट्स इनको मिले हुए हैं अगर जिस पर्सन को आपने डिटेन किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर। फर्स्ट राइट है द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months unless an advisory board reports sufficient causes for extended detention। अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो आप उसको मैक्सिमम 3 महीने के लिए गिरफ्तार करके रख सकते हैं अंडर हाउस अरेस्ट, और उसके बाद भी आप कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिसमें मेनली आपके जजेस बैठते हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो बैठती हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई हाँ इसको आप दोबारा से हाउस अरेस्ट में रख लो, तब आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और एक और चीज़ इसमें हल्की सी, कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारा, उसके अंडर हम लोगों ने इस जो टाइम पीरियड को 3 month से 2 month कर दिया था, लेकिन क्योंकि इस पर कोई भी लॉ नहीं बनाया है पार्लियामेंट ने, इसीलिए अभी भी ये जो लिमिट है 3 months की, उसको ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है, बट 44th अमेंडमेंट के बाद ये कम कर दी गई थी। नेक्स्ट राइट्स हैं द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। आपको किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया है ये आपको पता चलना चाहिए, दैट इज़ योर राइट। लेकिन एक और इसमें ट्रिक है, द फैक्ट्स कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। अगर पुलिस को लगता है कि हमें आपको चीज़ नहीं बतानी, बिकॉज अगर हमने आपको वो चीज़ बता दी तो उससे क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट को थोड़ा सा हार्म पहुंचेगा, पब्लिक ऑर्डर को हार्म पहुंचेगा, इसीलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आप डिस्क्लोज करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। भले ही डिटेन्यू के पास राइट्स हैं कि उसको पता होना चाहिए कि भाई किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया, बट अगेन बहुत सारी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है ऑफ दिस टर्म। नेक्स्ट है द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, कि उसके पास ये पावर हो कि वो अपना लॉयर करे, इस डिटेंशन के खिलाफ अप्रोच करे टुवर्ड्स एनी अदर कोर्ट्स, तो ये भी उसके पास राइट है। एंड लास्ट, दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस। चाहे आप इंडिया के सिटीजन हो, चाहे आप इटली से आए हो, चाहे आप यूएसए से आए हो, अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रखा गया है तो फिर आपको सारे हक सेम मिलेंगे जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया को मिल रहे हैं। आपके पास भी अगर आप किसी और कंट्री से आए हो, इटली से अगर आए हो इंडिया में, और आपको हमने गिरफ्तार कर लिया अंडर हाउस अरेस्ट, तो आपके पास ये सारे के सारे राइट्स हैं। आप लॉयर कर सको, आपको गिरफ्तार करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड भी 3 महीने के बाद उसको एक्सटेंड करने के लिए प्रेजेंट हो, तो ये सारी चीज़ें सभी को अवेलेबल हैं। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22। अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी के हिसाब से, तो व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। की पॉइंट्स हैं बेसिकली, पहले इसने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर पब्लिक ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला कि भाई किसी भी पर्सन को आप, अगर वो वाइट कॉलर क्राइम करता है, वाइट कॉलर क्राइम बेसिकली क्या है आपके, पहले ये देख लेते हैं। वाइट कॉलर क्राइम रेफर्स टू फाइनेंशियली मोटिवेटेड नॉन वायलेंट क्राइम
कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स। आपने कभी सुना होगा कि भाई कोई आपको बता रहा है कि भाई मेरे अंडर दो काम करते हैं, आपके अंडर भी 2 काम करेंगे, उसके अंडर भी 2 काम करेंगे। ये स्कीम पिरामिड स्कीम है, पॉन्जी स्कीम्स, जिसमें आपके पैसे लिए जाएं, बोल दिया कि आपको डबल करके दे देंगे 1 महीने के अंदर अंदर। तो वो सारी स्कीम्स क्या है, वो आपके पैसे ठगने के लिए स्कीम्स होती है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो आप उसको नॉर्मल लॉज के अंदर गिरफ्तार करो ना, आप उसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों लगा रहे हो, है ना। जैसे कि ये है आपके वाइट कॉलर क्राइम्स, इसमें बेसिकली आपका नॉन वायलेंट क्राइम है, फाइनेंशियली मोटिवेटेड है। एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं इसके, सिक्योरिटीज फ्रॉड, कॉरपोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स, हवाला के थ्रू पैसा यहाँ से वहाँ कर देना। तो ये सारे वाइट कॉलर क्राइम्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहता कि भाई अगर हम मानते हैं कि जो वाइट कॉलर क्राइम करने वाला पर्सन है, अगर आपने उसको फ्री छोड़ दिया तो फिर वो बहुत से टैक्टिक्स अपनाएगा लोगों से पैसे निकलवाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप उस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रख सको। अगर आपको किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया होगा दैट ही और शी शुड बी ए थ्रेट फॉर द पब्लिक ऑर्डर। अगर वो ऐसा नहीं है, अगर ऐसी अजम्पशन नहीं है, तो आप किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते अंडर दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन। पहले गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज नो गिरफ्तारी अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट है डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट। स्टेट शुड नॉट आर्बिट्रेरीली रिसोर्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन to deal with all and sundry laws and order problems which could be dealt with ordinary laws and order। अगर कोई चीज़ आप संभाल सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं विद इन बीइंग विद इन दी ऑर्डनरी लॉज, तो आप उसके लिए ये डिटेंशन वाला लॉ क्यों लगा रहे हैं, प्रिवेंटिव वाला। तो आपको दोनों चीज़ों में अंतर पता होना चाहिए कि ऑर्डनरी लॉ कब लगना है और ये प्रिवेंटिव वाला लॉ कब लगना है। ये डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को मिली। फिर क्लैरिटी ऑन द टर्म पब्लिक ऑर्डर, कि भाई जो एक पब्लिक ऑर्डर की टर्म है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। किसी के लिए पब्लिक ऑर्डर सिर्फ एक वायलेंस को रोकने का तरीका हो सकता है कि भाई पब्लिक ऑर्डर मेंटेन है क्योंकि वायलेंस नहीं है, बट एक पब्लिक ऑर्डर हो सकता है कि भाई थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट जिसमें लोग आपस में बात कर रहे हैं, हार्मनी स्टैब्लिश्ड है। तो वो जो क्लैरिटी है ये भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई मैं मानता हूं दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ नेसेसरी एविल ओनली टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर, बट अ लिबरल मीनिंग कैन नॉट बी गिवन टू एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टैट्यूट। कि मतलब आप कहना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यू कैन ऑल्सो यूज ऑर्डनरी लॉज, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव वाले लॉज की आवश्यकता नहीं है। और इसने ये भी बोला कि भाई पब्लिक ऑर्डर का बेसिक मतलब ये होता है व्हेन इट मस्ट अफेक्ट द कम्युनिटी और द पब्लिक एट लार्ज, मतलब जिस वजह से काफ़ी सारी जनता को, काफ़ी सारी पब्लिक को हार्म पहुंचे, ये होता है पब्लिक ऑर्डर, ना कि सिर्फ 2 या 3 पर्सन्स को लेकर, है ना। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी है दैट व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक ऑर्डर टर्म। एक तो इसने ये बोला, फिर इसने कुछ डायरेक्शंस भी दी कोर्ट्स को। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई वन ऑफ द क्वेश्चंस द कोर्ट्स मस्ट आस्क इन डिसाइडिंग द लीगैलिटी अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड बी, कि भाई क्या जो लीगैलिटी है पहली, वॉज द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड सफिशिएंट टू डील विद द सिचुएशन, कि क्या उसको डील करने के लिए कोई ऑलरेडी आपके देश में ऑर्डिनरी लॉ प्रेजेंट था। और अगर आंसर है अफर्मेटिव, अगर हाँ है, तो डिटेंशन ऑर्डर विल बी इलीगल। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो भी पर्सन आपने अरेस्ट कर रखा था, आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। दूसरी थी, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट्स ने बोला, सेड 2 ड्रंक्स फाइटिंग ऑन अ रोड वाज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ऑब्वियसली कि भाई कई सारे लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, सभी ने शराब पी हुई है, दैट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड नॉट पब्लिक डिसऑर्डर। पब्लिक डिसऑर्डर का मतलब होता है जहां पर पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट हो रहा है,
तो दोनों में ही डिफरेंस है बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर। तो इन सभी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी प्रोवाइड करी है कि भाई आप चीज़ें पहले नोटिस में लेकर आओ कि क्या ये जो तरीका था लोगों को डिटेन करने का ये सही भी है या नहीं है। तो ये कुछ हल्की जजमेंट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे। ये बेसिकली आपके जो मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं और साथ में क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए इंडिया में या नहीं। बिकॉज कई बार इसकी क्रिटिसिज्म की जाती है कि जितनी भी और इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें कहीं पर भी इस जैसे लॉ का एग्जिस्टेंस नहीं है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोप की कोई कंट्री हो। तो सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए रूल्स बनाए हुए हैं, है ना। और कंट्रीज हैं जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, बट हमें कंपैरिजन किससे करना है, डेवलप्ड से करना है ना। डेवलपिंग तो हम ऑलरेडी ही हैं। तो कई बार इसकी क्रिटिसिज्म देखने को मिलती है कि भाई दिस लॉ शुड नॉट बी प्रेजेंट इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री और हर किसी को अपनी बात बोलने का हक है। और अगर आप किसी को बात बोलने से पहले ही रोक दो तो दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल अंडर 19 कि अ पर्सन शुड हैव अ फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप हल्का सा ध्यान में रखेंगे कि ये जो लॉ है इसके क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या इसकी नेगेटिव चीज़ें हैं। और इट कैन बी मिसयूज्ड बाय गवर्नमेंट्स, इट कैन बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कि भाई पब्लिक ऑर्डर का ये जो टर्म है इट इज़ वेरी सब्जेक्टिवली डिफाइंड। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि भाई ये पर्सन आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है तो आप उसको अंडर दिस लॉ डिटेन कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आप बेसिकली लोगों की आवाज़ों को दबा रहे हैं। तो पॉजिटिव्स भी हैं कुछ इसके, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन, टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर एट लार्ज, बट नेगेटिव भी हैं साथ में। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है। चलो, और ये कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडरमाइंस लिबर्टी। वही है कि भाई हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे काफ़ी सारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करी है हमारे को ये राइट्स प्रोवाइड करने के लिए कि हमारे को बोलने का अधिकार हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार हो। और अगर किसी लॉ से वो चीज़ जाती है तो दैट शुड बी इलीगल इन नेचर, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। तो यही है बेसिकली कि भाई इफ़ द पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ नॉट नैरोड डाउन टू लिमिट्स, the rights to liberty will become negatory of no value or importance because everybody has right to life, article 21 जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र होता है कि भाई लॉ सही बना है या नहीं बना है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है ढंग से या नहीं हुआ है, ये बात की बात है। आपने जो लॉ बनाया क्या वो सही है या गलत है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब वही है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि लिबर्टी के लिए भी ये लिमिट सेट कर देता है दिस लॉ। ठीक है, तो डिटेंशन का मतलब क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्यूनिटिव डिटेंशन, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर जजमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने ध्यान में रखनी है और उसके लिए ही ये करंट अफेयर तैयार करना है। क्लियर है। तो जो भी और आर्टिकल इन तीनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर लिखे जाएं तो आपको दिमाग में क्लैरिटी हो कि भाई कंसेप्ट मेरे को पता है, इसके बाद जो और ज़्यादा व्यूज़ हैं और ज़्यादा जो पर्सपेक्टिव्स हैं यू कैन टेक फ्रॉम द न्यूज़पेपर, क्योंकि कभी भी एक किसी पर्सन का पर्सपेक्टिव नहीं लेना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें बार बार आती रहेंगी तो हर तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको पता लगेंगी व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर डेली। दीज आर जस्ट रिविजन्स। आप इनके सहारे अगर बैठ रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है। आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है और साथ में कंसेप्ट अगर क्लैरिटी नहीं है आपको तो यहाँ से आप क्लियर कर लो, लेकिन अल्टीमेटली जो एडिटोरियल्स हैं जो और एक्सप्लेन्ड पेजेस हैं एक्सप्रेस के, वो तो आपको खुद भी पढ़ने हैं। क्लियर है। चलो, बाकी अगर कोई डाउट होगा इन तीनों टॉपिक्स में से तो यू कैन मैसेज, यू कैन कॉल और यू कैन मेल। कोई डाउट होगा तो बताना। बाकी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।